तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बोर्न-ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से सूरज पूरब से उदय होता है उसी तरह से हर साल ये टॉपिक पेपर में आता है। बस बोर्ड पर फोकस रखो और पूरे का पूरा टॉपिक आप समझ जाओगे। तो मैं शुरू करता हूँ। क्या टॉपिक है हमारा? बोर्न, ठीक है सर, बोर्न ओपन हाइमर। ध्यान देना स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। बोर्न ओपन हाइमर एप्रोक्सीमेशन, एप्रोक्सीमेशन। चलो साहब इसे भी देखते हैं क्या चीज़ होती है, ये होती क्या चीज़ है। ठीक है, हेडिंग तो हमने पढ़ लिया कि बोर्न ओपन हाइमर एप्रोक्सीमेशन। सर इतना बड़ा हेडिंग है? हाँ इतना बड़ा हेडिंग है, पर है बड़ी इजी चीज़। टारगेट बना के चलो, क्या हार्ड चीज़ है उसे भी इजी समझो तो पेपर में बड़े आसानी से हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एटम होता है, उस एटम के भीतर एक केंद्रक होता है, उस केंद्रक को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये बात आप सबको पता है, ठीक है नहीं? एक एटम होता है, उस एटम के भीतर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये वाला न्यूक्लियस हो गया। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर रोटेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा, ठीक है। तो आप जानते हो कि भाई परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। क्या आपको ये पता है कि यार नाभिक भी घूमता है? अब सोचना पड़ गया आप लोग कि यार नाभिक भी घूमता है। हाँ नाभिक भी घूमता है भाई, ठीक है। ध्यान देना, पहला पॉइंट याद करो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। ये बात आपको बहुत समय से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन नाभिक भी घूमता है, ये बात शायद आपको आज पता चली हो, ठीक है। तो नाभिक भी गति करता है। ध्यान देना, नाभिक भी गति करता है। अब बात ये आती है, देखो इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, नाभिक भारी होता है। क्यों भारी होता है? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, नाभिक भारी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इस नाभिक के द्रव्यमान की तुलना में कई हजार गुना कम होता है, ठीक है। यानी कि इसकी गति, जब इसका द्रव्यमान कम है इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसकी गति अधिक होगी और इसकी गति क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? कम हो जाएगी। ध्यान देना, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति की तुलना में, ठीक है, जो नाभिक की गति होती है वो अत्यंत मंद होती है, बहुत स्लो होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की गति और नाभिक की गति को लगभग पृथक माना जाता है कि इन दोनों की गतियाँ क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। पूरी की पूरी ओपन हाइमर एप्रोक्सीमेशन इसी चीज़ पर आधारित है। अगर ये समझ गए, एक बार और बताता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम और नाभिक का द्रव्यमान अधिक होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की गति अधिक और नाभिक की गति कम होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान की तुलना में कई हजार गुना कम होता है। ध्यान देना। और इसकी जो गति होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति की तुलना में नाभिक की गति बहुत कम होती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की गति को और नाभिक की गति को एक दूसरे से पृथक माना जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये देख लेते हैं कि बोर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन होती क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यानी कि इस नियम का प्रतिपादन, किसका? इस नियम का प्रतिपादन, ध्यान देना, इस नियम का प्रतिपादन जो किया था वो किया था किन भाई साहब का नाम था? मैक्स बोर्न। पूरा नाम था इनका मैक्स बोर्न तथा जे रोवर्ट, ठीक है, जे रोवर्ट ओपन हाइमर ने किया था। ध्यान देना, ठीक, बहुत बढ़िया किया था। पहली लाइन मिल गई हमारी कि इस नियम का प्रतिपादन मैक्स बोर्न तथा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। पर आप जानते हो कि भाई किसी भी अणु का अगर आपको स्पेक्ट्रा प्राप्त करना है तो भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रांजिशन से आपको गुजरना पड़ेगा। ट्रांजिशन क्या होते हैं? संक्रमण बोलते हैं इसको। ट्रांजिशन क्या होते हैं? देखो समझ में आना चाहिए आपके, ये ट्रांजिशन होते क्या है? बताओ जरा मुझे, ये संक्रमण होता क्या है? तो संक्रमण होता है, देखो ये हाई एनर्जी लेवल, उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो यह है लो एनर्जी लेवल, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूदेगा, या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूदेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूदेगा, या ऊपर से नीचे कूदेगा, इस टाइप से, ठीक है। तो इनको बोला जाता है ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इनको? हम ट्रांजिशन कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहते हैं। अब किसी भी अणु का अगर आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें ट्रांजिशन होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैं लिखवा रहा हूँ, पहला पॉइंट बना के लिखना, सेकंड पॉइंट इसका ये आता है। देखो किसी अणु का बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी, बस समझना है चीज़ को आपको। किसी अणु का, देखो किसी अणु का स्पेक्ट्रम जो होता है मेरे पास, या स्पेक्ट्रा बोलते हैं शॉर्ट में इसको, ठीक है। तो किसी अणु का स्पेक्ट्रा यानी कि स्पेक्ट्रम विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशन, विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशन,
ठीक है। ट्रांजिशन, विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशन। S4 जैसे मान लो, जैसे मैंने मान लिया रोटेशनल, मान लिया चलो मैंने रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल ट्रांजिशन हो गया मेरे पास। बाइब्रेशन मान लिया मैंने, बाइब्रेशनल, ठीक है। एंड मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉनिक, मान लिया चलो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। ETC से प्राप्त होता है, से प्राप्त होता है। और भी बहुत सारे होते हैं, पर मैंने यही माना है कि किसी अणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशन, जैसे रेडिएशन, जैसे रोटेशन, ठीक है, रोटेशन या रोटेशनल कर दे रहा हूँ मैं इसको, रोटेशनल, ठीक है, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ETC से प्राप्त होता है। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि किसी भी अणु में 4 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। इसमें एक ट्रांजिशन और आ जाता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन ट्रांजिशन ही बोला जाता है उसको। फिलहाल भी हिंदी में बाद में बता दूंगा मैं इनको। फिलहाल तो यह है कि किसी अणु का अगर आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशन, जैसे एक तो रोटेशनल हो गया, इसको बोलते हैं हिंदी में गोल्डन, ठीक है, वाइब्रेशनल कंपन हो गया आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है, ट्रांजिशन ETC से प्राप्त होता है। अब किसी अणु में 4 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। किसी अणु में 4 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है। ध्यान देना, कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, यानी कि एनर्जी होती है। ध्यान देना, एनर्जी होती है। किसी अणु में 4 प्रकार की एनर्जी होती है, ठीक है साहब। 4 प्रकार की होती है, बताओ ज़रा कौन कौन सी होती है? अबे यार इतनी जल्दी क्या है, पढ़ा तो रहा हूँ। तो पहली होती है ट्रांसलेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, ठीक है। होती तो बहुत प्रकार की हैं, कई प्रकार की होती हैं, पर मैं 4 प्रकार की लिखूंगा ओनली। ट्रांजिशनल एनर्जी शो करूँगा मैं इसको E और TR से, ठीक है, पैरों में लिखना, पैरों में इसके ETR। दूसरा नंबर मेरे पास आता है रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल, ठीक है सर, एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, बहुत बढ़िया सर। ये क्या होता है यार? ये EROT होगा, ये बहुत बढ़िया। चलो मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ ROT, ई रोटेशनल एनर्जी शो करेंगे इसको, ठीक है सर। एक आधा और बता दो आप। अरे यार बता के दूँ, जब है तो बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद आएगा वाइब्रेशनल, ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, इसको शो करता हूँ मैं EV से, चलो, है ना। इसके बाद इसको कर देते हैं इरेज, क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं है। आई होप कि एक टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो पॉइंट बाय पॉइंट समझो यार, टॉपिक बड़ा ईजी है, ठीक है नहीं। तो ट्रांजिशनल एनर्जी हो गई आपके पास, रोटेशनल एनर्जी हो गई आपके पास, वाइब्रेशनल एनर्जी हो गई। एक लास्ट मेरे पास रह गई है, और लास्ट नंबर मेरे पास होगा, देखो इसका चौथा नंबर मेरे पास आ गया। कितना इजी, देखो कितना इजी होने वाला है टॉपिक यार। चौथा नंबर मेरे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी, शॉर्ट में बोलता हूं इसको मैं EE से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को। तो 4 प्रकार की मैंने एनर्जी लगा दी। और भी होती है, इंटरेक्शन भी होता है, मॉलिक्यूल्स, इंटरनल मॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन, और भी टाइप की होती हैं। लेकिन फिलहाल तो मैंने 4 प्रकार के लिए हैं। कौन कौन सी? ट्रांजिशनल एनर्जी ली है, रोटेशनल एनर्जी ली है, वाइब्रेशनल एनर्जी ली है, यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी ले ली मैंने इसमें, ठीक है। अब जो है किसी भी अणु के पास टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, बताओ ज़रा, किसी भी अणु के पास टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इन सब का मैं कर दूंगा योग, ध्यान देना। यानी कि E टोटल, किसी अणु के पास कुल ऊर्जा, किसी अणु के पास कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, देखते हैं वो भी, कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो E इक्वल टू, यानी कि E टोटल, R इक्वल टू, सबको जोड़ दो, E ट्रांसलेशनल, दूसरी होती है मेरे पास E रोटेशनल, ठीक है, प्लस E वाइब्रेशनल, प्लस E इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी, ठीक है। अब बात यही आती है कि सबसे, इन चारों में से सबसे अधिक एनर्जी कौन सी होगी? अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लगभग आप मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी इनमें से, ठीक है सर। आपने बोला E, तो देखो ऊर्जा का बढ़ता ग्राम निम्नलिखित है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होगी मेरे पास वो इसकी E की होगी, उससे कम किसकी होगी? EV की होगी, उससे कम किसकी होगी? E रोटेशनल की होगी, ठीक है, उससे कम किसकी होगी? E ट्रांसलेशनल की होगी। और एक खास बात तो मैं बताऊं, जो ये E ट्रांसलेशनल यानी कि ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम स्थानांतरीय या स्थानांतरित ऊर्जा जो होती है हमारी, ये जो ETR होती है आपकी,
ये जो ETR होती है ये क्वांटीकृत नहीं होती है, इसका मतलब इसका मान बहुत कम होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ETR को हम निगलेक्ट यानी कि नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि नगण्य मान सकते हैं इस चीज़ को हम ETR को। क्यों? क्योंकि ये क्वांटीकृत नहीं होती है, इसकी एनर्जी यानी कि ये बहुत कम होती है, इसीलिए इसको हम नेगलेक्ट यानी कि नगण्य मान सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे बाद में। फिलहाल तो ट्रांजिशनल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं हम स्थानांतरित ऊर्जा। स्थानांतरित मतलब होता है जब आप एक स्थान से एक सीधी रेखा में दूसरे स्थान पर पहुंचते हो तो जो भी एनर्जी लॉस हुई या आई वो आपके पास कौन सी होती है, ट्रांजिशनल होती है। रोटेशनल कौन सी होती है, जब आप किसी अक्ष के परिता, शक्तिमान तो देखा आपने, बस वो होता है तुम्हारे पास रोटेशनल एनर्जी। जब वो घूमता है ना, कितनी स्पीड से घूम रहा है तो उसके पास बहुत सारी ऊर्जा होगी, ठीक है, वो होती है उसके पास तुम्हारे पास रोटेशनल एनर्जी, शक्तिमान वाली ऊर्जा, ठीक है नहीं। अब ये वाइब्रेशनल एनर्जी कंपन ऊर्जा होती है। जब अणु जो होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर मॉलिक्यूल अपने मध्य स्थिति में रह के यहाँ पे रह के और इधर उधर दोलन करता है तो उसको बोलते हैं हम वाइब्रेशनल एनर्जी। उसके बाद जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम वाइब्रेशनल एनर्जी। ध्यान देना, जब मॉलिक्यूल घूमता है तो उसके पास ऊर्जा होती है रोटेशनल एनर्जी। जब मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करता है यानी कि अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करता है तो होती है वाइब्रेशनल एनर्जी। और जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक सीधे पथ में मोशन करता है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशनल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ये पदार्थ के भीतर ऑलरेडी होती है, तो इस टाइप से एनर्जी होती है। तो ई का मान सबसे अधिक होता है, ईबी का मान उससे कम हो गया, यानी कि वाइब्रेशनल का मान, ई रोटेशनल का मान आर बनाना आप, ई रोटेशनल का मान कैसा हो गया, उससे कम, और ई ट्रांजिशनल का मान हो गया उससे कम। तो इसको नाम ETR का मान बहुत कम होता है। ETR यानी कि ट्रांसलेशनल एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है। कि वैल्यू कैसी होती है, वैल्यू बहुत कम होती है। ध्यान देना, बहुत कम होती है, इसीलिए इसे नेगलेक्ट किया जा सकता है, नगण्य माना सकता है, किया जा सकता है, ठीक है साहब, किया जा सकता है। अतः बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ध्यान देना ये आगा मेरे पास, बोर्न ओपेनहाइमर अरे कितना बार मरा, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास ई टोटल, ध्यान देना बेटा जरा, ई टोटल आर इक्वल टू ई ट्रांसलेशनल, तो मेरे पास जीरो हो जाएगा, ट्रांसलेशनल तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, ई रोटेशनल प्लस बचा मेरे पास ई भी, प्लस बचा मेरे पास ई, ठीक है। या मैं इसको बोल दूंगा इस टाइप से कि ई भी ज़्यादा होगा किससे, ई ज़्यादा होगा मेरे पास, कैपिटल ई बनाओ, कैपिटल ई ज़्यादा होगा मेरे पास किससे, ई भी से, प्लस और ये मेरे पास इससे ज़्यादा कौन सा होगा, इससे कम कौन सा होगा, ई रोटेशनल होगा, ठीक है नहीं। तो ई सबसे ज़्यादा, उससे कम और सबसे कम हो गया मेरे पास, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। ध्यान देना, इस लाइन पर बहुत ज़बरदस्त लाइन है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, टीआर को नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, क्वांटीकृत नहीं होता, तो टीआर को छोड़ दो, मेरे पास बचा ई भी ई रोटेशनल, ठीक है। यानी कि जब ये छोड़ दूंगा मैं तो मेरे पास ये बचेगा, ये समझ लोगे आप, बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो अब बचा क्या मेरे पास, ये तक मैंने खत्म कर दिया, तो ये तीन रह गए मेरे पास, तीनों के तीनों मेरे पास ही आ गए, तो उसको बोलते हैं हम बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी ना इसकी परिभाषा लिखवाऊँ कि ये कहना क्या चाहता है आखिरकार बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो इसके बाद जो इसका मेन कथन है मैं पहला समझाऊंगा आपको। सबसे पहला ध्यान देना, इससे पहले ये मैंने समझाया था, ये नाभिक होता है, ध्यान देना बेटे जरा, ये नाभिक होता है जब मैं लिखने वाला हूँ, ये मेरे पास नाभिक है, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है वही वो क्या करता है, रोटेट करता है, यानी कि घूमता है, ठीक है नहीं। अब मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं, डायरेक्टली बता दूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों ओर घूमता है। कहने मतलब यहाँ पर ये होगा, देखो ध्यान देना, इस लाइन पर जब मैं लिख रहा हूँ, मैंने बता दी पहले स्टार्टिंग में लाइन ये वाली कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक के द्रव्यमान की तुलना में कई हज़ार गुना कम होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान, ठीक है नहीं, नाभिकों के, किसके, नाभिकों के द्रव्यमान की तुलना में, ध्यान देना, द्रव्यमान की तुलना में
किसका द्रव्यमान, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान नाभिकों के द्रव्यमान की तुलना में, ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान नाभिकों के द्रव्यमान की तुलना में बहुत, यानी कि कई हजार गुना कम होता है। कई हजार आ गया यार, कई हजार गुना कम होता है, कई हजार गुना कम होता है, ये लगा लो, गुना कम होता है, कम होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसका द्रव्यमान कम, इसका द्रव्यमान ज़्यादा, ये नाभिक है मेरे पास, ठीक है नहीं, तो इस नाभिक का द्रव्यमान कैसे हो गया मेरे पास, ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी गति ज़्यादा होगी, नाभिक की गति कैसी होगी, कम होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की गति की तुलना में, किसकी, इलेक्ट्रॉन की गति की तुलना में, इलेक्ट्रॉन की गति की तुलना में किसका, ठीक है, नाभिक की गति अत्यंत कम होती है, ठीक है नहीं, कि गति वेरी स्लो होती है, चलो यार वेरी स्लो होती है, वेरी स्लो होती है। बड़ा इजी टॉपिक है, समझ में आ जाएगा आपके पास। तो इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान नाभिकों के द्रव्यमान की तुलना में कई हजार गुना कम होता है। इलेक्ट्रॉन की गति की तुलना में, इलेक्ट्रॉन की गति की तुलना में नाभिक की गति जो होती है वेरी स्लो होती है, यानी कि बहुत कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यार इलेक्ट्रॉन की गति अलग है और नाभिक की गति कैसी है तुम्हारे पास, अलग है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति को नाभिक की गति की तुलना में पृथक माना जा सकता है। किसी गति को, इलेक्ट्रॉन्स की गति को, इलेक्ट्रॉन्स की गति को नाभिकों की गति की तुलना में, नाभिकों की गति की तुलना में, नाभिकों की गति की तुलना में, ठीक है, लगभग पृथक माना जा सकता है, लगभग पृथक माना जा सकता है, माना जा सकता है। जरा ध्यान देना, समझना इस चीज़ को भाई, टॉपिक बड़ा इजी है यार। तो इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान जो होता है वो नाभिकों के द्रव्यमान की तुलना में कम होता है, कई हजार गुना कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की गति अधिक होती है, नाभिक की गति कम होती है। इलेक्ट्रॉन की गति की तुलना में नाभिक की गति अत्यंत स्लो होती है, इसलिए दोनों की गतियाँ क्या होती हैं, लगभग पृथक होती हैं, दोनों की गतियों का कोई रिलेशन नहीं होता। अब देखो, अभी जो मेरे पास जो साइंटिस्ट हैं अपने, क्या नाम है इन साइंटिस्ट का, बोर्न, ठीक है, बोर्न ओपेनहाइमर, ये इतना लंबा नाम है यार, बार बार लिखना पड़ गया, हाइमर, बोर्न ओपेनहाइमर ने, हाइमर के अनुसार, बोर्न ओपेनहाइमर के अनुसार किसी अणु में, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ, किसी अणु में इलेक्ट्रॉन यानी कि गतिमान इलेक्ट्रॉनों की गति गतिमान नाभिकों की गति की तुलना में पृथक मानी जा सकती है। ये बताया किसने, बोर्न ओपेनहाइमर ने, ठीक है। बोर्न ओपेनहाइमर ने क्या बताया कि भाई गतिमान इलेक्ट्रॉनों की, किसकी, गतिमान इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, गतिमान इलेक्ट्रॉन्स की गति, ठीक है, गतिमान नाभिकों की गति, गतिमान नाभिकों की गति, गतिमान नाभिकों की गति की तुलना में पृथक मानी जा सकती है। यानी कि गतिमान इलेक्ट्रॉनों की गति गतिमान नाभिकों की गति की तुलना में पृथक मानी जा सकती है। ओके 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 ओके। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा कि भाई गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए या इलेक्ट्रॉन की गति के लिए, तो कितनी ईजी है, इलेक्ट्रॉन की गति के लिए इसको फिक्स कर दो, बिल्कुल नाभिक को क्या कर दोगे आप, फिक्स कर दो, चलाओ मत बिल्कुल भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की गति के लिए, इलेक्ट्रॉन की गति के लिए, ठीक है, ध्यान देना, जो आपके पास वेव इक्वेशन आती है यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन आती है, क्या होती है जरा मुझे बताओ, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, सोचो, थक गए। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है वो मेरे पास, यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है बेटे वो होती है एस साइन आर इक्वल टू ई साइन, ध्यान देना, एस साइन आर इक्वल टू ई साइन, ठीक है। इसको बोला जाता है श्रोडिंगर इक्वेशन, बहुत बड़ी होती है, रट्टा मार लो, फिलहाल तो अभी के लिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा एस साइन बराबर ई साइन, ध्यान देना, एस साइन बराबर ई साइन। तो की तुलना में पृथक मानी जा सकती है इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति के लिए, इलेक्ट्रॉन की गति के लिए जो मेरे पास ये श्रोडिंगर इक्वेशन नाम दो उसका एक, एस साइन बराबर ई साइन, ठीक है, को नाभिक को स्थिर मानते
स्थिर मानते हुए, स्थिर मानते हुए हल किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। लो साहब, ये थी बोरन ओपेनहाइमर के अनुसार गतिमान इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है, गतिमान इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो गतिमान नाभिकों की गति की तुलना में पृथक मानी जा सकती है। और गतिमान और किसके लिए? इलेक्ट्रॉनों की गति के लिए, इलेक्ट्रॉनों की गति के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? एस साइन बराबर ई साइन, एस साइन बराबर ई साइन को नाभिक को स्थिर मानकर या नाभिक को स्थिर मानते हुए हल किया जा सकता है। ये चीज़ बताता है कौन? बोयन ओपेनहाइमर। ठीक है, तो ये पॉइंट पढ़ो यार, देखो कितना इजी टॉपिक था ये, है नहीं है? बिल्कुल इजी टॉपिक था। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को बार बार पढ़ के याद करना है ठीक से, है ना।